तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने आज की इस बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आप सभी ने बिल्कुल सही देखा। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के जो आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जितने भी सारे चैप्टर है, न्यूटन गति के नियम, प्रक्षेप गति, आपके गुरुत्वाकर्षण, आपका घूर्णन गति 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण तक जितने भी सारे महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। आप परीक्षा से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, वार्षिक हो चाहे वह अर्धवार्षिक हो। 100 आउट ऑफ 100। और जिन बच्चों ने दोस्तों हम पिछला वीडियो देखा था जिसमें हमने बताया था 50 डेज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करना था, आपको टारगेट हमने दिया था। तो वो वीडियो अगर आपने देखा है, उस टारगेट को फॉलो कर रहे हो, तो ये सारे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे आपको आसान लगने वाले, क्योंकि उन्हीं सभी टॉपिक से ही तो सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आपने नहीं देखा तो आल दो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मैक श्योर आप क्या करिए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताया पूरे फिजिक्स के, ओके, क्लास 11 के। बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज की ये वाली वीडियो शुरू करते हैं और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है रटाते हम कम, पढ़ाने का तरीका है जबरदस्त। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन शस्त्र। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान दें यहाँ पर जो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो बल आघूर्ण क्या है, परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए, इसका बीमित सूत्र लिखिए, साथ साथ उदाहरण सहित भी इसको समझाना है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ना, जिससे आपका लॉन्ग आंसर जो आपकी लघु अधिक दीर्घ जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं परीक्षा में 8 से 6 नंबर के, वो क्वेश्चन तो क्लियर होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-3 नंबर के, वो भी क्लियर होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं में से उठाकर कोई पार्ट पूछ लिया जाएगा। जैसे कि केवल मान लो बल आघूर्ण क्या है 2 नंबर का, ये पूछ लिया, तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ोगे, ओके। इसलिए बहुत ही फायदा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर देखते हैं और इसको समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, ये नहीं कि बस रट्टा मार लिया, समझते हैं यहाँ पर। तो देखो 2 तरह के बल होते हैं। एक हो गया बल कि हमने क्या किया, इस वस्तु को इस तरह बल लगाया और वस्तु चलने लगी, एक बल ये हो गया जो कि हमने पढ़ा था गति के नियम में। लेकिन एक दूसरा का बल हो गया जिस बल से हम क्या करते हैं ना, वस्तु को घुमाते हैं। जैसा कि हो गया पेचकस को घुमाना, तो पेचकस को घुमाने के लिए जो आप बल लगा रहे हो, जैसे कि हो गया आपका दोस्तों ये पेन हम चला रहे हैं, इस तरह पेन चल रहा है तो ये बल हो गया। लेकिन अगर इसी पेन को हम घुमा भी तो सकते हैं, तो इस पेन को यहाँ पर पकड़ा और इस तरह क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर साइड में बल लगा रहे हैं, जिससे ये क्या कर रहा है, पेन इस तरह घूम रहा है। तो यहाँ पर ये जो बल हो गया जिसके कारण वस्तु क्या करती है, अपनी अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर इस तरह घूमने लगती है। उस बल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं बस। तो बल आघूर्ण जब भी आएगा तो क्या याद रखना है कि वह बल जो वस्तु में क्या करे, घुमाव उत्पन्न करे अपने अक्ष पर। तो ये परिभाषा ध्यान रखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, किसी बाह्य बल द्वारा किसी बाह्य बल लगाकर हम जब क्या करें, किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर, जैसे ये पेन हो गया, इसका अक्ष है, इस अक्ष के चारों ओर पेन को हम क्या करें, घुमा रहे हैं बल लगाकर बाह्य बल, तो उस अक्ष के परित क्या करता है दोस्तों, वही जो बल होता है बल आघूर्ण कहलाता है, जिसे टॉर्क इंग्लिश में बोलते हैं। और इसे दोस्तों इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और इस सिंबल का क्या नाम है फ्रेंड्स, इस सिंबल का नाम ऐसा करिए दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस सिंबल का जो नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा फ्रेंड्स, ओके। ठीक है सर, हम बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। वैसे ये सिंबल हमने बता रखा है आपको। और ये जो बल आघूर्ण होता है दोस्तों, ये हमारा दूरी एवं जो हमारा बल हम लगा रहे हैं, जहां पर बल लगा रहे हैं और कितनी दूरी पर बल लगा रहे हैं, उसका हम क्या कर दो, आप सदिश गुणनफल कर दो। अगर उसका आप सदिश गुणनफल कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, बल आघूर्ण मिल जाता है फ्रेंड्स, ओके। ये हो गया इसका सूत्र, ओके। अब इसको यहाँ पर चित्र सहित भी आप दिखा दीजिएगा परीक्षा में कि यहाँ पर कोई आपका पिंड है, ओके। ये क्या है, उस पिंड का अक्ष है, ये क्या है, उस पिंड का अक्ष है। अब इस अक्ष के सापेक्ष हमने क्या किया, किसी r दूरी पर हमने गए और r दूरी पर इस तरह बल लगाया और किसी थीटा एंगल पर लगाया। देख रहे हो ना, यहाँ पर एक बात है कि हम जो बल लगा रहे हैं किसी थीटा एंगल पर लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सर, इस बल का 2 घटक हो जाएगा। हमने पढ़ा है सदिश में कि अगर किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं किसी थीटा एंगल पर, तो उस बल का घटक निकल कर आ जाता है फ्रेंड्स। हाँ, इतना तो आपको पता ही चल गया। इसका घटक कर देते हैं भाई, एक थीटा की तरफ इसका एक आएगा हमारे दोस्तों क्या घटक, एफ कॉस थीटा, थीटा की तरफ कॉस थीटा ले लेते हैं, और एक थीटा के विपरीत आएगा इधर की ओर एफ
साइन थीटा 2 घटक आ गया। अब घुमाने वाला बल बताइए कौन सा है। अब ये जो वस्तु है, ये वस्तु इस अक्ष के सापेक्ष घूमेगी। हाँ घूमेगी सर, लेकिन किस बल के कारण घूमेगी? जो घुमाने वाला बल है, जो घुमाने वाला बल है, बल जो क्या कर रहा है, वस्तु में घुमाव उत्पन्न कर रहा है, वह बल बताइए। घुमाने वाला बल बताइए। यहाँ पर 2 बल है, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है सर, ये जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा, यही बल क्या करेगा, इस वस्तु को घुमाएगा। एफ साइन थीटा बल तो खींच रहा है, लेकिन एफ कॉस थीटा क्या करेगा, इस वस्तु को घुमाएगा। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम टॉर्क लिखें, यहाँ पर दोस्तों अगर हम टॉर्क लिखें, तो जो बल लगा रहा है जिसके कारण वस्तु घूम रहा है, एफ कॉस थीटा ये बल है, एवं इसकी बीच की दूरी कितनी है भाई, आर है, ये आर से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह एग्जाम में फंसा सकता है आपको, किसी थीटा एंगल पर दे दे तो आपको बस देख लेना है कि कौन सा बल हमारा क्या कर रहा है, वस्तु को घुमा रहा है। ओके, बस उसका घटक निकाल को और देख लो कि कौन सा बल हमारा वस्तु घुमाने में लग रहा है, वो बल रखो एवं उसकी दूरी का गुणन कर दो उससे, तो टॉर्क आ जाता है यहाँ पर। ओके, बाकी अगर आपको सदिश रूप में दे दे, जैसे कि फोर्स आपको दे दिया आई कैप प्लस जे कैप, ओके, और आपको डिस्टेंस दे दिया, बल जो वस्तु पर लग रहा है घुमाने वाला दोस्तों, वो आपको दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो यहाँ पर इस केस में आप टॉर्क कैसे निकालोगे, तो इनका क्या कर दोगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, सदिश गुणनफल कर देना है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो इस मेथड से इस तरीके से सवाल को करना है। अब आइए बात करते हैं इस जो हमारा बल आघूर्ण है इसके मात्रक की। तो मात्रक साफ साफ देखने से लग रहा है कि सर यहाँ पर एक हमारा क्या है, दूरी है, एक हमारा दूरी है, एक हमारा बल है, एक हमारा दूरी है, एक हमारा बल है। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर एवं बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन। तो मीटर न्यूटन हो गया क्या दोस्तों, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर न्यूटन हो गया दोस्तों इसका मात्रक। तो ये आपको लिख देना है एग्जाम में। उसके बाद विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। भाई दूरी को हम का विमीय सूत्र लिखेंगे तो एल होगा, और बल का हमने याद करा रखा है आपको, एम एल टी की पावर माइनस का 2, बहुत ही फेमस होता है ये बल का विमीय सूत्र, याद रखिए, हमेशा हमेशा काम आता है विमीय सूत्र निकालने में। तो फ्रेंड्स इसका इसमें गुणा करेंगे तो m का m रहेगा, l का होल स्क्वायर जगह 2l है ना यहाँ पर, l का स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2, ये हो गया दोस्तों उसका विमीय सूत्र फ्रेंड्स। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारा सवाल खत्म नहीं हो सकता है, यहाँ पर हमारा सवाल खत्म नहीं होता है, लेकिन हमसे साथ साथ पूछा क्या है, उदाहरण भी बताइए। तो उदाहरण भी देख लेते हैं यहाँ पर, इसके बस 2 ही आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तो ये 2 उदाहरण आप लिख दीजिएगा। जैसे कि पहला है उदाहरण कि दरवाजा भाई खोलने के लिए हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, जिसके कारण दरवाजा हमारा क्या हो जाता है, घूम जाता है। अर्थात जो हम बल लगा रहे हैं वह कौन सा बल है, हमारा बल आघूर्ण वाला बल है, घुमाने वाला बल। तो इसके दैनिक उदाहरण लिखा है हमने वही चीज़ कि दरवाजा खोलने के लिए हम आसानी से दरवाजा खोलने के लिए हम अधिकतम दूरी पर ही बल लगाते हैं, जिससे हमारा जो बल आघूर्ण है वह बढ़ जाता है। देखो ये दरवाजा है, हाँ सर, ये अक्ष है उसका, हाँ सर। अब बल आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पर लगा रहे हो तब भी दरवाजा खुल जाएगा, यहाँ पर बल लगा रहे हो तब भी खुल जाएगा। लेकिन आप सच सच बताना कि कहाँ पर बल लगाने पर आसानी से खुलेगा। सर यहाँ पर जितने दूरी पर हम लगाते हैं दरवाजे पर बल, उतनी आसानी से दरवाजा खटक से खुल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो दूरी ये है, यहां पर दूरी देखो आर ये है। अब टॉर्क हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। यहां पर भी बल लगा रहे हो एफ, यहां पर भी बल लगा रहे हो एफ, लेकिन दूरी किस में ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा है, आर दूरी एच से इस वाले में ज्यादा है, इसलिए दोस्तों टॉर्क आपका ज्यादा हो गया। टॉर्क जब ज्यादा हो गया, बल आघूर्ण ज्यादा हो गया, तो आसानी से हमारा क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। यही कारण है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर टॉर्क और F1, टॉर्क ऑफ F2 में कौन ज्यादा है, टॉर्क और F2 ज्यादा है, हमारा बल आघूर्ण उसका ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो कि हैंड पंप का जो हत्था होता है वह लंबा रखा जाता है। क्यों भाई, अगर इतना ही हत्था रखा गया, इतना ही हत्था रखा गया तो कितना बल लगाकर घुमाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। लेकिन इसी हत्थे को हमने बड़ा कर दिया, अब यहाँ पर आप बल लगाओगे, आप जो यहाँ से दोस्तों ये घुमाव है, इस घुमाव वाला अक्ष है, इससे जो दूरी होगी वह बढ़ जाएगी दोस्तों, तो ये बढ़ जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, टॉर्क और F2 ज़्यादा हो गया, इसलिए हैंड पंप को रखा जाता है लंबा, ताकि आप आसानी से इस तरह घुमा सको। तो ये उदाहरण हो गए। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा और बल आघूर्ण आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आपको दूसरा सवाल देखना है, प्रक्षेप गति को समझाना है एवं इसके पथ का समीकरण लिखिए, सिद्ध करिए कि जो प्रक्षेप गति का जो पथ है वो परवलय काल होता है फ्रेंड्स। ओके, अब हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन वीडियो में, क्योंकि भाई बहुत लंबी हो जाएगी, 1-2 घंटा का हो जाएगा। लेकिन हमने वीडियो पार्ट बाई पार्ट बना रखी है हर एक चीज़ की, जो हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो आपको क्या करना है, बस जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, उस वीडियो का लिंक जिसमें आपको मिलेगा
उस लिंक को आपको क्लिक करना है, बस आप पहुंच जाओगे और आपको वीडियो मिल जाएगा ये वाली, जिसमें आपको समझ आया है अच्छी तरीके से हमने प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप गति का पथ का समीकरण कैसे निकाला जाता है और सिद्ध कैसे करा जाता है प्रक्षेप गति का पथ का समीकरण परवलय कार्य। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक हो गया, वार्षिक हो गया, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए। तो आप इस तरह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रक्षेप गति का जो उड़यन काल है, परास है, ऊंचाई है, वह व्यंजक निकालिए, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वाली वीडियो पहुंचेंगे और आपको पूरा अच्छी तरीके से इस वीडियो में हमने बताया है कि प्रक्षेप गति का उड़यन काल कैसे निकालना है, अच्छी तरीके से समझाया है। रट्टा मारेंगे तो बस वही आप परीक्षा में भूल जाएंगे, लेकिन अगर समझेंगे आप फिजिक्स को तो आपको अलग ही आनंद आएगा, अगर आप फिजिक्स को समझेंगे ना कि रट्टा मारेंगे। तो उस वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे प्रक्षेप गति को अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे दोनों चीजें दो वीडियोस में। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन है, कलन विधि से गति के समीकरण का नियमों का निगमन करें। तो क्या सर आप सारे क्वेश्चन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोगे? नहीं, हम उन्हीं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं जिन वीडियोस को हमने बना रखा है अलग तरीके से, अच्छी तरीके से समझा रखा है एनिमेशन के साथ, कुछ में अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन के साथ फील कराया है हर एक टॉपिक को। तो उस वीडियो के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आपका समय बचे, आप क्वेश्चन को नोट करो और जब भी आपको समय मिले तो आप उन्हीं क्वेश्चन का आंसर कर लो, उन्हीं वीडियोस को देखकर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उन सभी का, इसका भी। ओके, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए। ओके, तो आइए आप 5th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूटन की गति के तीनों नियम। ओके, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और आंसर कर लीजिएगा। सब कुछ नोट्स के साथ हमने समझाया है उस वीडियो में। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6th वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 6वां जो क्वेश्चन है इसमें हमने पूछा है, यहाँ पूछा गया है कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसका परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए, विमीय सूत्र लिखिए और इससे संबंधित 2 प्रमेय है, उस प्रमेय को भी समझाइए। ओके, यानी कि एक ही सवाल में यही होता है क्वेश्चन का हमारा सुंदरती। अरे कहना क्या चाहते हो? और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करती है, नहीं कि आपको दिखाया ये पढ़ दिया हो गया, नहीं, समझेंगे हम अच्छी तरीके से। जिन्हें कुछ भी नहीं आता वह भी यहाँ पर बहुत कुछ सीख कर जाए। तो देखिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, आखिर ये जड़त्व आघूर्ण है क्या, इसको समझते हैं सबसे पहले आसान तरीके से विद चित्र के साथ। तो यहाँ पर देखिए, घूर्णन गति में जो भी वस्तु का वह गुण होता है, आघूर्ण क्या है, जड़त्व आघूर्ण। घूर्णन गति, जब वस्तु घूर्णन गति करता है तो ये जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु का क्या है, एक गुण है जिसके कारण वह किसी अक्ष के सापेक्ष अपनी घूर्णन अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है और उसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है हमारा। तो आपने जड़त्व का नियम पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति कर रही है तो गति करेगी। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण वस्तु को जैसे ही आप गति में लाओगे तो वो उसका विरोध करने लगती है, क्योंकि वह पहले रुकी हुई थी तो रुकी रहना चाहती है। उसी तरह जड़त्व आघूर्ण भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर जड़त्व नाम से ही समझ में आ रहा है कि आघूर्ण, जब आघूर्ण होगा, जब घूर्णन गति में हो, घूर्णन गति वस्तु करेगी तो उसमें जड़त्व जब लगता है तो उसी को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यानी जब वस्तु घूर्णन गति कर रही है, जब वस्तु, देखिए आघूर्ण लिखा है ना, आघूर्ण का मतलब है जब वस्तु घूर्णन गति कर रही है, नाम समझिए, जब वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उसमें जड़त्व जब आ जाए, जब वस्तु घूर्णन गति कर रही है तब उसमें जड़त्व आ जाता है। अर्थात घूर्णन गति करते हुए वस्तु क्या करे, अपनी अवस्था का विरोध करे, अपनी अवस्था परिवर्तन में विरोध करे, यही तो होता है जड़त्व ना। तो यहाँ पर यही इसका उत्तर हो गया कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, जब वस्तु क्या करे, घूर्णन गति करे तो जड़त्व आघूर्ण वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु क्या करे, अपनी अक्ष के सापेक्ष जो वह घूर्णन गति कर रहा है उस अवस्था में परिवर्तन का वह विरोध करे, तो उसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ओके, नाम से समझ लिया आपने इस प्रश्न के उत्तर को। जड़त्व का मतलब पता था, विरोध कर रहा है, किसमें विरोध कर रहा है, आघूर्ण, यानी कि जब घूर्णन गति हो रही है वस्तु उस अवस्था का विरोध कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सूत्र क्या होता है, कैसे जड़त्व आघूर्ण हम निकालते हैं, कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, पथ है, एक हमारा क्या है दोस्तों, रास्ता है। उस रास्ते में ये जो हमारा पिंड है दोस्तों, मास m है, r दूरी पर यहाँ पर है इस केंद्र से, और यहाँ पर इस तरह घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण हम कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों इसका जड़त्व आघूर्ण हम लिखेंगे वो होता है m, जो वस्तु का मास है, एवं जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों
उसका स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, जो ये दूरी है आर परपेंडिकुलर ये वस्तु के बिल्कुल सीधे जो जिस अक्ष के सापेक्ष वह दोस्तों सापेक्ष वह घूम रहा है, जिस अक्ष से वह बंधा हुआ है वह पिंड, उससे दूरी का वर्ग एवं उस पिंड का द्रव्यमान m। ओके, और इसे I से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब इसका मात्रक भी आप लिख ही सकते हो भाई साहब, यहाँ पर सूत्र मालूम चल गया तो विमा सूत्र मात्रक सब लिख सकते हैं। देखिए मास का होता है आपका केजी एवं दूरी का स्क्वायर है यानी कि मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया इसका मात्रक। विमी सूत्र लिखेंगे तो दूरी का क्या होता है मास हमारा m एवं दूरी का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों इसका विमी सूत्र फ्रेंड्स। ओके, और इसको अच्छे से लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो एम एल स्क्वायर टी के पावर 0, क्योंकि भाई टी वाला टर्म है ही नहीं तो उसके पावर 0, तो ये हो गया इसका विमी सूत्र। और एक बात यहाँ पर जो आपका जड़त्व आघूर्ण होता है वह एक अदिश राशि होती है फ्रेंड्स। ओके, अब इसके संबंधित जो दो प्रमेय है उसे अब हमें देखना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित दो प्रमेय आपके हैं, एक आपका समांतर अक्ष का प्रमेय, इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है देखिए अभी ही आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए ये प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र के परित अक्ष से दोस्तों आपका जड़त्व आघूर्ण, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका जड़त्व आघूर्ण होगा, तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण होगा, तो जड़त्व आघूर्ण क्या है ICM है, तो उस अक्ष की से समांतर d दूरी पर समांतर अक्ष से उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है किसके ICM प्लस MD स्क्वायर के। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका रॉड है हाँ सर, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा हाँ सर। इस अक्ष से दोस्तों इस पूरे सिस्टम का अगर दोस्तों जड़त्व आघूर्ण ICM है, जड़त्व आघूर्ण ICM है, ठीक है। तो इस अक्ष के जो अक्ष है आपका द्रव्यमान केंद्र, तो उस अक्ष के समांतर d दूरी पर, यानी इसी अक्ष के समांतर, मान लीजिए इसी अक्ष के बिल्कुल समांतर गए, d दूरी पर गए तो एक नया अक्ष हमें मिलेगा भाई साहब, d दूरी पर एक नया अक्ष मिल गया, ये हमारा एक अक्ष हो गया। तो इस अक्ष से दोस्तों अगर पूछ ले कोई I जो कि क्या है हमारी द्रव्यमान केंद्र वाली अक्ष से समांतर है और कितनी दूरी पर है, d दूरी पर है, तो वह जो I बराबर होता है ना, वह क्या होता है इस ICM में m जो द्रव्यमान इस पिंड का मास m एवं ये जो दूरी है जितनी दूरी पर आप पूछ रहे हो, जितनी दूरी पर जो आपका अक्ष है जिससे आप पूछ रहे हो, आप जड़त्व आघूर्ण उसका उस दूरी का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर हम कह दें इस अक्ष से मानिए यहाँ पर अब हम गए कितनी दूरी पर, L दूरी पर यहाँ पर एक नया अक्ष हमने ले लिया दोस्तों, ये वाला अक्ष। अब हम पूछ रहे इस अक्ष से बताओ जड़त्व आघूर्ण कितना होगा I2, तो I2 क्या हो जाएगा, हमेशा आप द्रव्यमान केंद्र वाली अक्ष वाला जो आपका है जड़त्व आघूर्ण उसको जोड़ दोगे किसमें, द्रव्यमान गुणे जो दूरी है जितनी दूरी पर आप पूछ रहे हो उसके स्क्वायर से, बस। ओके, तो ये समझने वाली बात थी। मेन मुद्दा क्या है, आपको ये प्रमेय आपको याद रखना है कि आखिर ये प्रमेय का मतलब क्या है, आखिर कहता क्या है। उसके बाद जो आपका दूसरा प्रमेय है लंबवत अक्ष का प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है, कई बार पूछे गए तो ध्यान से देखते चले। तो ये प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी समतल तल पर में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्ष x OX व OY के परित जड़त्व आघूर्ण का योग उसी अक्ष में दोस्तों OX व OY तल के लंबवत OZ तल के परित जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा कैसे, डायग्राम से। तो देखिए यहाँ पर हमने कह दिया ये आपका एक पिंड है, हाँ पिंड है सर, तो इस पिंड में कितने अक्ष होंगे, तो आप कहोगे सर तीन ही अक्ष तो हमारे होते हैं, एक होता है हमारा x अक्ष जो हम ऐसे बनाते हैं, जो एक होता है हमारा y अक्ष जो ऐसे बनाते हैं, एक होता है z अक्ष जो हम ऐसे बनाते हैं। यानी कि समझो, यानी कि ये तीन अक्ष है, किसी भी पिंड पर तीन अक्ष है, यानी कि यार कोई भी पिंड है तो वह तीन अक्ष के सापेक्ष घूम सकता है, या तो वह y के सापेक्ष इस अक्ष के सापेक्ष ऐसे से गोल गोल घूमे दोस्तों इस तरह, या फिर उसके बाद चॉइस है कि वह इस z अक्ष है जो आपका इस अक्ष के सापेक्ष इस ऐसे ऐसे घूमे, या फिर उसके पास x अक्ष है इस x अक्ष के सापेक्ष ऐसे ऐसे दोस्तों घूमे, यानी कि तीन अक्ष है। अब तीन अक्ष से घूम रहा है तो इसके पास तीन जड़त्व आघूर्ण भी होंगे। मान लो इस अक्ष से जड़त्व आघूर्ण I1 है, इस अक्ष से जड़त्व आघूर्ण I2 है, इस अक्ष से दोस्तों जड़त्व आघूर्ण I3 है। ओके, और ये जो बिंदु है मान लेते हैं O है। तो यहाँ पर ये जो लंबवत अक्ष का प्रमेय ये कहता है कि कोई भी दो अक्ष, अगर मान लो आपको I1 चाहिए, तो जो I1 बराबर होता है ना इस अक्ष के लंबवत जो अक्ष है, इस अक्ष के इस वाले अक्ष के लंबवत दो जो अक्ष है उनके जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। यानी कि जो I1 है ये वाला अक्ष है OX के लंबवत हमारा क्या है OY है, ये वाला अक्ष इसके लंबवत है OX के हमारे लंबवत है ये OY, एवं OZ भी हमारे क्या है OX के लंबवत है। हाँ, तो
जो I1 होगा ना, इन्हीं दो लंबवत अचों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण I2 है, एक I3 है, तो इनके योग के बराबर होगा। ओके, किसी भी अच के सापेक्ष अगर आपको जड़त्व आघूर्ण चाहिए तो उस अच के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा दोस्तों, उसी अच पर लंबवत दो और अच ले लोगे, उनके जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। ये सिंपली बात ये कहता हो कि मेन मुद्दा वही, आपको ये याद रखना है। ओके, प्रमेय। अब आते हैं 7 क्वेश्चन में। जो 7 क्वेश्चन की वृत्ति गति को समझाइए, साथ ही कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण एवं अभिकेंद्रित त्वरण की परिभाषा सहित मात्रक लिखना है। ओके, तो ये 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है ऐसे दोस्तों क्वेश्चन, और इन्हीं में से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले पहले से ही। ओके, अगर आपने चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं तो आप जरूर इन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे। ओके, समझना है अच्छे तरीके से, तो अच्छी तरीके से समझना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो इतना लंबा तो वीडियो हम खींच नहीं सकते, इसलिए हमने सेपरेटली अलग से ही हमने क्या इस टॉपिक्स को लेकर वीडियो विस्तार से बना रखा है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है विथ नोट्स के साथ। तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई, अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 एवं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाकर अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। वृत्ति गति अच्छी तरीके से आप समझ लोगे, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन सब समझ लोगे। ओके, उस वीडियो में। ठीक है, अब आइए 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि केपलर के तीनों नियम को समझाइए। तो इसका भी आपको मिल जाएगा नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मात्र 10 ही मिनट के अंदर में आपको केपलर के नियम को समझाया गया है, पूरा अच्छी तरीके से नोट्स अच्छी तरीके से हमने लिख कर आपको हर चीज़ बताया है कि आप उसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट भी कर लेना और समझ लेना उस वीडियो की सहायता से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8वां के बाद हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वह है द्रव्यमान केंद्र क्या है, विस्तार से समझाइए। कोई भी दो पिंड है M1 M2, उसके लिए द्रव्यमान केंद्र का सूत्र यहाँ पर लिखना है। यानी कि यार ये ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं, केवल बताना है द्रव्यमान केंद्र क्या है एवं दोस्तों जो भी दो पिंड है M1 M2 उनके लिए द्रव्यमान केंद्र का सूत्र बस लिखना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र हमारा आखिर होता क्या है, आप सभी को पता है। कोई भी अगर पिंड है तो ऐसा एक बिंदु जरूर होता है जिसपे हम उस पिंड को संतुलित कर सकें, बैलेंस कर सकें। जैसे ये पेन ही हो गया, तो इस पेन का अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस पेन को रखकर हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर इस तरह बैलेंस हमने कर लिया। यानी कि कहीं ना कहीं इस पिंड का टोटल कुल का कुल द्रव्यमान क्या है दोस्तों, इसके इसी बिंदु पर क्या है दोस्तों स्थित है। और जिस बिंदु पर इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। बस काम खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जो निकाय के साथ ही गति करता है। सिंपल सा वर्ड आप लिखोगे यहाँ तक कि भाई अगर कोई वस्तु गति करेगा तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी उसी के साथ ही गति करेगा। सिंपल सी बात। इस पेन को फेंका तो क्या पेन के साथ द्रव्यमान केंद्र भी गया कि नहीं, हाँ गया सर। तो वही बात हमने लिखा है, जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, देखिए मेन बात यहाँ शुरू हुआ है, जैसा कि निकाय का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वह भाई साहब उसी बिंदु पर क्या है संकेंद्रित होता है, तथा इस निकाय पर लगे सभी सारे के सारे बराबर उसी बिंदु पर कार्यरत होते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसी को हम द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है। जैसे कि हो गया हवा में दोस्तों बल्ले की गति। जैसे कि आपने बल्ले को कभी बचपन में हवा में फेंका होगा तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि यार बल्ला का कभी देख रहे हो बैट, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, कभी ये वाला हिस्सा ऊपर है, कभी ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, कभी ये इधर है, कभी वो नीचे। यानी ये फिक्स नहीं है। अगर हम फेंक रहे तो ऐसे, अगर हम लाइन ज्वाइन करें तो ऐसे गया कभी, तो कभी ऐसे जा रहा है, तो कभी ऐसे जा रहा है। यानी कि कोई फिक्स उसका पाथ फिक्स नहीं है कि कभी तिरछा जाए तो कभी उल्टा सीधा घूम रहा है। लेकिन इसी बल्ले में एक ऐसा बिंदु होता है जिसका दोस्तों पाथ, जिसका जो रास्ता होता है वह एक फिक्स होता है। जैसे यहाँ पर इसका जो केंद्र है, इस बल्ले का केंद्र है, अगर इसके रास्ते को मिलाओगे, इसके गति के रास्ते को मिलाओगे तो देखोगे इस तरह ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। देख रहे हो ना ये कैसा रास्ता है इसका दोस्तों, परवलयकार रास्ता है। परवलय दोस्तों, परवलय इसका रास्ता है द्रव्यमान केंद्र का। तो वही बात है कि वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र हुआ क्या है, एक ऐसा बिंदु है यहाँ पर, यही क्या है इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हुआ जो कि क्या कर रहा है, वस्तु के साथ एक गति कर रहा है बिल्कुल फिक्स पाथ में। ओके, तो ये हो गया एक उदाहरण, जैसे बल्ले की हवा में गति। अब कोई भी दो पिंड है उसके लिए द्रव्यमान केंद्र का सूत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। जैसे आप इस तरह ड्रॉ कर लोगे, इस तरह जिस दिखा दो कि यहाँ पर एक द्रव्यमान M1 है, यहाँ पर दूसरा द्रव्यमान M2 है, और कहाँ कितनी कितनी दूरी पर है, एक R1 पर है, एक R2 पे है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र हम कैसे लिखेंगे, जो द्रव्यमान केंद्र होगा वह यहाँ पर सूत्र होता है, यहाँ पर RCM द्रव्यमान केंद्र सेंटर मास, वो होता है हमारा M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2। बस काम खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया। ओके,
तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर इस वीडियो का सबसे आखिरी एवं सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने अब आया है। आइए इसको समझते हैं और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, ना कि रटेंगे आपको। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि घूर्णन गति में कोणीय संवेग क्या है एवं इसके आधार पर कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को आपको समझाना है, जो सिद्धांत है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कोणीय संवेग आखिर होता क्या है भाई साहब। तो देखिए, आपने पहले तो पढ़ा होगा कि रेखीय संवेग, आपने पढ़ा होगा न्यूटन की गति के नियम में कि जो रेखीय संवेग होता है आपका, रेखीय संवेग, क्या बोला हमने, रेखीय संवेग, वह आपने पढ़ा होगा वह किसके बराबर होता है, वह होता है द्रव्यमान गुणे वस्तु का वेग, यही होता है रेखीय संवेग। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है हम किसकी, कोणीय संवेग की। तो जो कोणीय संवेग होता है ना, वह आपका दोस्तों यहाँ कोणीय संवेग में जो वेग का कार्य करता है, जो गति का कार्य करता है, जो वो ओमेगा होता है भाई। जब हम वस्तु को ऐसे फेंकते हैं तो वही होता है वेग, लेकिन जब घुमाते किसी वस्तु को तो वह किसी ओमेगा से घूमता है ना। तो यहाँ पर जो वस्तु का ओमेगा हम लेंगे एवं यहाँ पर वस्तु का दोस्तों जो आई लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस दोनों के गुणनफल को हम क्या बोल देते हैं, कोणीय संवेग बोल देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये सिंपल सी बात हो गई। लेकिन कोणीय संवेग आखिर होता क्या है ये हमें लिखना है। तो आप लिख सकते हो कि जब कोई भी पिंड किसी अक्ष के परिध घूम रहा होता है, तो उस अक्ष के परिध जो रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को, उस पिंड का हम क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं फ्रेंड्स। और इसे किसी ऐसे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। और जे किसके बराबर होता है, आई गुणे ओमेगा के बराबर होता है फ्रेंड्स। ओके, और रेखीय संवेग जब हमने पढ़ा था तो उसमें वही जो आई होता था वह एम के बराबर होता था, जो ओमेगा होता था वह वी के बराबर होता था फ्रेंड्स। ओके, यानी कि यहाँ पर एक बात आप नोटिस कर रहे हो कि यार रेखीय संवेग में तो हमारा कुछ ना कुछ चीज़ें क्या कर रही है, मैच कर रही है। जो हमने पढ़ा था न्यूटन गति के नियम में, रेखीय सरल रेखा में गति में, प्रक्षेप गति में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, है ना। जैसे कि यहाँ पर सरल रेखा के गति में जब हम पढ़ रहे थे तो वस्तु का द्रव्यमान अगर m होता था तो उसे m लेते थे। लेकिन घूर्णन गति में जो हमारा m हमारा जहाँ जहाँ है सूत्र में, जहाँ जहाँ m है, वही घूर्णन गति में वही सूत्र में i यूज हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर रेखीय संवेग में हमारा m था यहाँ पर, तो यहाँ पर कोणीय संवेग में i आ गया है। सरल रेखा में गति में हम बल लगाते थे किसी वस्तु पर गति कराने के लिए। घूर्णन गति में बल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी वस्तु घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। वस्तु वहाँ पर वेग होता था तो यहाँ पर ओमेगा है। वहाँ पर हम त्वरण देते थे किसी वस्तु में तो यहाँ पर तो रेखी, तो यहाँ पर तो कोणीय त्वरण अल्फा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यानी कि अगर जहाँ भी आपको चीज़ें पूछी जाए कि घूर्णन गति में पूछी जाए त्वरण, तो आप वहाँ पर त्वरण को अल्फा दोगे। लेकिन वही सरल रेखा में गति में पूछा जाए त्वरण तो आप ए दोगे। ओके, जैसे सरल रेखा में गति में आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, लेकिन वही घूर्णन गति में आपसे कोई पूछे गतिज ऊर्जा बता, घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो वहाँ पर हाफ लिखोगे। जो एम है यहाँ पर ना, एम की जगह यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर वेग था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि घूर्णन गति ऊर्जा क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। बस काम खत्म। ओके, तो ये समझना था, हमको बताना चाहते थे ये चीज जो कि आपको याद होनी चाहिए। एक सिंपल सा रिलेशन है जो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए अब, कि कहीं ना कहीं चीजें पहले जो हमने पढ़ी थी वह घूर्णन गति में मैच कर रही है सूत्रों में। ओके, बस चेंज। जब सरल रेखा में गति में हमने पढ़ा था कि v बराबर u प्लस at, लेकिन जब घूर्णन गति में बात करें, घूर्णन गति में बात करें तो वहां पर v की जगह ओमेगा है फाइनल वाला। यहाँ पर u क्या था, प्रारंभिक वेग था, तो यहाँ पर प्रारंभिक ओमेगा है। हाँ, और यहाँ पर जो त्वरण था सरल रेखा में गति में, यहाँ पर वही अल्फा हो जा रहा है। और समय भाई साहब उसको कोई बदल नहीं सकता, समय को तो हम भी नहीं बदल सकते हैं, वो तो वही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो हमारी मैच करती हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो पसंद आई है यार, बस यहाँ तक पहुँच गए तो एक थोड़ा सपोर्ट के लिए थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना। अब जो लास्ट चीज़ है हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, अब ये भी आपको पता है, बस लगा दिया है क्या, यहाँ पर कोणीय यानी कि घूर्णन गति की बात करी है। जब हमने पढ़ा था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ओके, न्यूटन की गति के नियम में, तो वो क्या था याद करो, ऐसा नहीं चलेगा काम कि भूलते जाओगे पहले की चीज़ों को। क्या था हमारा, बिल्कुल सही कहा, आप जितने बच्चों ने पढ़ा है बिल्कुल सही आपने बताया कि जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हमारा कहता है, अगर कोई वस्तु पर लगने वाला ब्राहा बल शून्य है तो उस वस्तु का रेखीय संवेग है जो mv है वह नियत है। वह क्या है, नियत है। वो हमने क्या पढ़ा था, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में पढ़ा था।
लेकिन कोड़ी संवेग स्ट्रक्चर के नियम में क्या हो जाएगा भाई, m की जगह क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, v की जगह ओमेगा हो जाएगा। भाई क्या हमारा कोड़ी संवेग स्ट्रक्चर के नियम में क्या हो जाएगा, वहां पर बल था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु पर लगने वाला बलागुण हो जाएगा, बल की जगह बलागुण आ जाएगा। और वहां पर संवेग था तो यहाँ पर दोस्तों कोड़ी संवेग आ जाएगा। ओके, यानी कि कोई वस्तु हमारे किसी अक्ष के परिध घूमने वाले किसी पिंड पर लगने वाला अगर बड़ा बल आगुण यानी कि टॉर्क 0 है तो उस पिंड का हमारा कोड़ी संवेग दोस्तों नियत रहेगा यहाँ पर। ओके, बस काम खत्म। आपको अभी याद भी हो गया होगा यहाँ पर इस वीडियो में। ओके, तो यही हमारा क्या है, कोड़ी संवेग स्ट्रक्चर का नियम है, जहां पर जे हमारा कोड़ी संवेग आई ओमेगा ये क्या है दोस्तों, नियत है। ओके, अगर किसी वस्तु पर लगने वाला दोस्तों टॉर्क 0 हो, ओके, तब हमारा ये चीज होता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो छोटा सा लाइक करके चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस अभी हम और भी लाने वाले धड़ाधड़ आपके लिए, तो वो आपके टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने तैयारी को और बेहतर बनाते रहो फ्रेंड्स। ओके, और हमारे साथ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और बाकी सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर चेक जरूर करना और हर एक क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर करना, ना कि रट्टा मारना। तो दोस्तों आप मिलेंगे से नेक्स्ट, तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखना, हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।